नमस्कार मित्रों, गल्ले पे किले पे चर्चा में आपका स्वागत है। और इस दूसरे एपिसोड में हम समझेंगे मैं नहीं मानता अकबर वॉज अ ग्रेट सीईओ, क्योंकि द हिंदू अखबार में एक बड़ा सा कॉलम आया था, मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ अकबर। भाई या तो आप हिंदुइज्म मानो, इस्लाम मानो, खुद का धर्म बनाना मतलब आप ये सोचते हैं कि आप दूसरों से भी ज़्यादा ज्ञानी हैं और आपको एक नया, तो ये तो नार्सिसिस्ट की निशानी है, ये कोई ग्रेट सीईओ नहीं है। तो अकबर कहता था अपने फॉलोअर्स को, आपको जब भी एक दूसरे को मिलोगे तो आपको ग्रीट करना है जलाल हूँ, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम हुआ करता था। तो ये सच्ची में एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है मैं अपना फेवरेट हूँ, उसकी खासियत है। मान सिंह को कहा कि तुम उसको ज्वाइन करो। मान सिंह उसके खास मनसबदार थे। मान सिंह ने कहा कि राजा अकबर दोस्ती बनी रहे, पर इस चीज़ के लिए हमें मजबूर मत कीजिएगा वरना तलवार निकल जाएगी म्यान में से। एक राजपूत मनसबदार को भेज के दूसरे एक राजपूत राजा के सामने युद्ध कराऊंगा। अकबर खुद तो अजमेर में बैठा रहा। एक सीईओ के पॉइंट ऑफ से देखोगे तो वो मास्टर स्ट्रोक था। तो 8 साल तक तो हिंदुओं को ये टैक्स भरना पड़ा, तो ये इतना भी मतलब सेक्युलर या ग्रेट सीईओ नहीं बोल सकते। ये लो, अंधेर नगरी में एक और अंधा, इनको दिख ही नहीं रहा कि विदेशी कैसे कैसे अत्याचार कर रहे हैं यहाँ पे। वो हज पढ़ने के लिए जाती है और उनको ये टैक्स भरना पड़ता था। कारताज गुंडा टैक्स भर रहे थे। तो शायद अकबर ने कभी ये समंदर देखा नहीं था, या उसको लगता था नेवल पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जो हमने पिछली स्लाइड में बात की, नार्सिसिस्ट था। अकबर ने कुछ नई राजधानी बनाई, फतेहपुर सीकरी, लेकिन फिर पता चला उधर तो पानी की किल्लत, तो वापस अंडू किया डिसीजन को। मेरा ये कहना है, तो भाई इससे पहले भी जो प्रयोग किया था, ये तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद जाके वापस आए, तो इतिहास से सबक क्यों नहीं लिया? ये तो ग्रेट सीईओ की निशानी नहीं है। लेकिन खैर इतिहास वो पढ़ेगा भी कैसे, वो एक अनपढ़ था। और मेरी ज़्यादा शिकायत इस बात से है कि राजा है तो वो तो ट्यूटर रख सकता है ना, तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, मैं पूरी जिंदगी अनपढ़ ही रहूंगा। दरअसल हम पढ़ लिख नहीं सकते कि बहुत बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेताजी बहुत पढ़े लिखे हो, है ना, ओवर एजुकेटेड हो। तो जरूरी नहीं है, नेता अगर बैर मिनिमम है। ठीक है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं तो सहमत नहीं हूँ। एक अकबर ना अच्छा बेटा बना ना अच्छा बाप बना, क्योंकि सलीम के साथ उसके रिश्ते खराब थे। इसके पीछे का कारण मुगल प्राइमोजेनेचर पॉलिसी भी रही है कि जो नॉर्मली थी ही नहीं। सामान्यतः जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र या एल्डर सन को सत्ता दी जाती है, ये मुगलों के अंदर नहीं हुआ करता। तो बेटे हमेशा बाप का साम्राज्य हड़पने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली पहले 2 पानीपत में मुगल बाहर के थे और अफगान यहाँ के थे। तीसरे पानीपत में अफगान बाहर के हो गए थे और मुगल और मराठा इंडिया सेंट्रिक फाइट कर रहे थे। ऐसी कहानियाँ। तो आपको ऑनलाइन अपनी एक ब्रांच खोलनी चाहिए थी, जो आप नहीं खोल पाए, और ऑनलाइन बिजनेस ने टेक ओवर कर दिया आपकी ऑफलाइन स्टोर को। सेम कहानी मुगलों के साथ भी हुई कि अकबर ने पहली बार समुंदरी गुजरात में आके देखा 1568 के बाद, तो सूरत के पास। फिर महामागा की सरकार चली, लिटरली महामागा, उसका बेटा आदम खान, उनकी एक सरकार चलती, इतिहास में कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। डे टू डे वर्किंग में बीच में मत आई है। तो ये सीईओ वर्सेस बोर्ड की भी मैटर हो गई थी सर, लेसन फ्रॉम मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट। 2 चीज़ हो जाएगी। पहले गांधी और अकबर को हम कंपेयर ना करें, क्योंकि दोनों का टाइम फ्रेम अलग था, सर्कमस्टेंसेस अलग थे। पर यह सलीम ही था जिसने अकबर के खास नवरत्न अबू फजल का भी कत्ल कर दिया विद्रोह के रूप में। मुझे भी अपना एक नया धर्म स्थापित करना है, डीने मृणाली, और मैं चाहता हूं कि आप इसको अंगीकार करो। क्या होता है, जलालू करके उसको पीपल हैव टू ग्रीट ईच एंड एवरीवन अराउंड। जी हाँ मित्रों, किले पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में मुद्दा यह है, अकबर वॉज नॉट अ ग्रेट सीईओ। और ये चर्चा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि द हिंदू अखबार में एक बड़ा सा कॉलम आया था, मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ अकबर। और आजकल ऐसे बहुत सारी किताबें भी लिखी जाती हैं कि जहाँ पर किसी धार्मिक या ऐतिहासिक व्यक्ति का लाइफ में से हम ये मैनेजमेंट, ये कॉर्पोरेट लेसन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं करके किताबें भी बहुत सारी लिखी जा रही हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये कहाँ तक सच है झूठ है, इसकी हम चर्चा करेंगे। मैं नहीं मानता अकबर वॉज अ ग्रेट सीईओ, लेकिन मैं स्वागत करता हूँ प्रतीक नायक सर का। आप हिस्ट्री आर्ट कल्चर पढ़ाते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, और ये हमें बताएंगे कि सच झूठ क्या है। सर मैं एक एक करके आर्ग्यूमेंट रखूंगा, आपकी मर्जी, अग्री करो डिसअग्री करो, कुछ भी। पहला, वो ग्रेट सीईओ इसलिए नहीं था क्योंकि वो ज़्यादातर जगह पर ये पाया जाता है, युद्ध में वो खुद तो जाता नहीं था, वो तो एक बालक ही था। उसकी बिहाफ पे बैरम खान जो उसके सेनापति थे, वो जाके लड़ाई करते थे, जैसे हेमू को हराया था। मैं बैरम खान, सल्तनत मुगलिया का एक अदना खिदमतगार। ये सब यहाँ तक सच है? जी सर, ये पहली बैटल ऑफ पानीपत के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करेंगे तो सही है, क्योंकि अकबर तब लेजिटिमाइज नहीं हुआ था। 1542 में अकबर का जन्म हुआ और 1556 में, मतलब तकरीबन वो 13-14 साल के बीच का था जब उसको शहनशाह या विल्सी के राजा के रूप में उसको बिठाया गया हुमायूं की मृत्यु के बाद। तो अकबर इस केस के अंदर विल्सी की लड़ने के काबिल भी उतना नहीं था, क्योंकि हार्डली 14 ईयर्स ओल्ड।
इंटरेस्टिंगली ये पूरी की पूरी बैटल ऑफ पानीपत जब सेकंड बैटल लड़ी गई 1556 में, तो बैरम के द्वारा लड़ी जाती है। बैरम हुमायूं का एकम्प्लिस था और अकबर का मतलब काइंड ऑफ रीजेंट के रूप में था। उसने हुमायूं को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अकबर का ध्यान रखूंगा। ये बैरम ही था जिसने हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। हेमू अफ़गानों की तरफ से जनरल था और जो अफ़गान साम्राज्य था उसको लीड कर रहा था। इंटरेस्टिंगली अकबर उसमें डिसीजन मेकिंग भी नहीं करता है। इस लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से पानीपत की दूसरी लड़ाई में देखोगे तो मैं कहूँगा कि ही वॉज़ नॉट अ ग्रेट सीईओ, क्योंकि तब उसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं हो पाई थी। अभी तो वो लेजिटिमेसी गेन करने की कोशिश कर रहा है। यही अकबर आगे जाके 1576 में सीईओ की अपनी स्किल्स को इंट्रोड्यूस करेगा, जब वो मानसिंह के सामने या मानसिंह को तैयार करता है टू फाइट अगेंस्ट महाराणा प्रताप। देखो सर, सीईओ का काम ही ये होता है कि दूसरे से काम निकलवाए। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ से, लीडरशिप पॉइंट ऑफ से देखोगे, हर बार वो थोड़ी जाके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। तो जब राजस्थान में मेवाड़ को जीतने की कोशिश की जा रही थी, तब इन्होंने प्लान किया कि भाई मैं एक राजपूत मनसबदार को भेज के दूसरे एक राजपूत राजा के सामने युद्ध कराऊंगा। अकबर खुद तो अजमेर में बैठा रहा। एक सीईओ के पॉइंट ऑफ से देखोगे तो वो मास्टर स्ट्रोक था। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से देखोगे तो मैं कहूँगा कि भाई लीडरशिप एबिलिटी किसको कहते हैं, जो सेना में सामने जाके लीड करे, तो वहाँ उसकी ज़रूर से क्रिटिसिज्म कहेंगे सर। जी सर, अब हमारे जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से आप बता दें, ये जो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, कब क्या हुआ था, कौन हारा जीता था और इसे याद कैसे रखा जाए? सर तीनों पानीपत के अंदर बैकग्राउंड में देखेंगे तो अफ़गान वर्सेस मुग़ल कॉन्फ्लिक्ट ही देखा जाएगा। सामान्यतः अफ़गान मुग़ल है, एक में मराठे भी आपको मिल जाएंगे। पहला पानीपत लोधी डायनेस्टी थी, इब्राहिम लोधी और सामने विल्सी की बाबर की कहानी आपको मिलेगी। बाबर 1526 के अंदर आया, 1526 के अंदर लोधियों को हरा देता है। पहली लड़ाई थी 1526 में। दूसरी लड़ाई हुई 1556 के अंदर, 30 साल के बाद एग्जैक्टली। वहाँ पे बैरम खान अकबर की तरफ से लीड कर रहा था और सामने हेमू हेमू। विक्रमादित्य सूरी साम्राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा था, शेरशाह सूरी के वंशजों को। इसमें भी मुगल जीत जाते हैं। तो इस तरह से 2 लड़ाइयाँ तो कंसेक्यूटिव होती है। तीसरी पानीपत के लिए हमें और राह देखनी पड़ेगी तकरीबन 150 साल तक, क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में, मतलब ऑलमोस्ट 200 साल तक, 205 साल के बाद। अब तीसरी पानीपत कैसे हुई? तो लेटर मुगल्स उस टाइम पे राजा के रूप में चल रहे थे, औरंगजेब के वंशज। शाह आलम टू करके राजा था, वो खुद दिल्ली में नहीं रह पाया क्योंकि उसके ऊपर कंटिन्यूसली अफगानों ने त्रास बरताया, अहमद शाह अब्दाली और उसके वंशजों के द्वारा। तो अहमद शाह अब्दाली खुद भी था खैर। तो इन परिस्थिति में शाह आलम टू ने मराठाओं से मदद मांगी और इसके कारण अफगान सेंट्रल एशिया से अटैक कर रहे थे और मराठास उसको डिफेंड करने गए दिल्ली पंजाब को, और इसमें मराठास का पराजय हो गया और मराठा साम्राज्य भी टूटा और मुगलों की भी जो हैसियत थी वो छिन्न भिन्न हो गई। इंटरेस्टिंगली पहले 2 पानीपत में मुगल बाहर के थे और अफगान यहाँ के थे। तीसरे पानीपत में अफगान बाहर के हो गए थे और मुगल और मराठा इंडिया सेंट्रिक फाइट कर रहे थे। ऐसी कहानी आपको मिलेगी। यस सर। आगे दूसरी बात कि ये जो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँ कि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, टॉप एजुकेटर्स से लाइव लेक्चर्स में आपको पढ़ना है, स्टडी मटेरियल, हैंड आउट, डाउट रेजोल्यूशन, मॉक टेस्ट, प्रीलिम के लिए भी, मेंस के लिए भी, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, सीसेट की भी पढ़ाई, ये सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलॉक हो जाए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल में। ऐसा नेटफ्लिक्स मॉडल है अनअकैडमी का, और नए साल के उपलक्ष्य में 23,499 से आप ये सब्सक्रिप्शन, अलग अलग प्लान्स होते हैं, 12 मंथ, 18 मंथ वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे पढ़ के टॉपर्स भी, उनको लाभ हुआ है। पिछले साल मतलब 2023 एग्ज़ाम साइकिल की मैं बात करूं, 70 से ज़्यादा ऐसे लर्नर थे जो हमसे पढ़े थे, जो प्लस अपना जो लाइव लेक्चर प्रोग्राम है और सिलेक्ट हुए थे। उसमें मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू वाले ऐड करो तो 300 से ऊपर नंबर जाता है। और अभी एक अश्योर्ड ऑफर भी है इसके साथ कि अगर अनअकैडमी में पढ़ने के बाद भी आप 2026 की प्रीलिम में फेल होते हैं तो 1 साल आपको और एक्सटेंशन दिया जाएगा ताकि आप ये लेक्चर कोर्सेज सब एक्सेस कर सको और 2027 की एग्ज़ाम दे सको। बट ये सब टर्म्स कंडीशन, शर्तों के अधीन कि कम से कम 400 घंटे के अपने लेक्चर्स पढ़े होने चाहिए, हमारे मॉक टेस्ट रेगुलरली दिए होने चाहिए, तब ये अश्योर्ड ऑफर आपको एक्टिवेट होती। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्काउंट कोड यूज़ करें munal.org। एक प्रकार से आपने बताया कि 14 साल की उम्र में राज्याभिषेक होता है और बहुत सालों तक तो बैरम खान ने ही सब चलाया था। मुगलों की सेना तितर बितर हो गई थी, फिर भी कंबाइन करके वे हेमू को हराया। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बैरम खान अकबर के मेंटर थे, लेकिन उनके साथ भी रिश्ते ठीक नहीं रखे और बाद में भगा दिया या कुछ। तो बैरम खान की वफादारी का सिला है आलम पना, एक एक ईंट जोड़कर हमने जो मुगलों का मजबूत किला बनाया है। किया था वो क्या है सर? प्रॉब्लम ये था कि बैरम ने हुमायूं को प्रॉमिस किया था कि तुम होते हुए भी और तुम्हारे बाद भी मैं अकबर का ध्यान रखूंगा। 1556 में जब अकबर राजा के रूप में आया तो उसके रीजेंट के रूप में विल्सी की उसकी केयर टेकर के रूप में बैरम ने खान किया। प्रॉब्लम ये था कि बैरम खान जो था
बड़ा एम्बिशियस बन गया। तो ऑब्वियस है कि राजा को तो फिर पसंद नहीं आएगा कि उसका जो केयर टेकर है एम्बिशियस बनता है। इनफैक्ट बैरम अपने लोगों की अपॉइंट कर रहा था और राजा खुद बनने की कोशिश कर रहा था, ऐसे प्रतीत हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू द डिसीजंस दैट ही वाज टेकिंग। वफादारी का जज्बा कभी कभी इंसान को गुस्ताख बना देता है। तो 1560 मतलब अकबर तब तक 18 साल का हो चुका था, एडल्ट भी बन चुका था, उसको गाड़ी चलाने का अधिकार था, तो देश क्यों नहीं चला सकता। तो अकबर ने कहा कि आज तेरा भाई देश चलाएगा। बैरम खान को कहा जाता है कि खान बाबा आप हट जाइए, ये ठीक नहीं लग रहा है। इनफैक्ट बैरम ने विद्रोह किया। अगर आप इतनी लॉयल्टी प्रीच कर रहे थे अकबर से और ये कह रहे थे कि भाई देखो कि भाई मैं तो अकबर का केयरटेकर के रूप में काम करूँ, तो विद्रोह थोड़ी करोगे सत्ता की लाए में। तो अकबर उसको हटाता, उसके पीछे का कारण था बैरम का एम्बिशन, ना कि मेंटर से संबंध ठीक ना रखना। पहली बात कि आप जिम्मेदारियों का बोझ उतार कर अल्लाह की राह पर मक्का मुअज़्ज़मा चले जाएं। दूसरा, इसके बाद अकबर ने बैरम के बेटे को अब्दुल रहीम खान खानम, इनफैक्ट इनको टाइटल दिया था खाने खाना का, अकबर ने जब उनकी ताजपोशी हुई थी, तो उसके बेटे को भी ये टाइटल लेगेसी के रूप में नाम के साथ जोड़ा गया, अब्दुल रहीम खान खानम अपने नवरत्न के रूप में रखाया गया। तो ये दर्शाता है कि अकबर स्मार्ट था और बैरम की एम्बिशंस के कारण उसको हटाया गया। तीसरा कि ये जो अकबर है वो अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता था और एक महम आगा या महम अंगा नाम की जो चीफ नर्स या बेबी सीटर थी उनको ही ज़्यादा वो उनकी बात मानता था। तो ये तो कोई ग्रेट सी तो छोड़ो, ये तो मतलब ग्रेट अच्छे बेटे की भी निशानी नहीं। इनसे मिलिए, ये महमंगा हैं, जलाल की दाइमा। सर दो चीज़ें हैं, एक होता है माँ बाप की बात मानना एक बेटे के रूप में, और एक होता है कि आप जब राजा के रूप में काम कर रहे हो और आपको जिस तरह के डिसीजंस लेने हो, उसमें आपको बहुत बार लगता है कि आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग या बहुत प्रैग्मेटिक डिसीजंस होते हैं उसमें शायद इंटरफेरेंस ना हो। महामांगा उनकी दाइमा थी, मतलब काइंड ऑफ उनकी केयर टेकर मदर हुआ करती थी, क्योंकि बचपन से ही उनके साथ वो बड़ा हुआ था, उनका ध्यान रखती थी। जलाल इन्हें सबसे बढ़कर मानता है, हमसे भी। महामागा इंटरफियर कर रही। इनफैक्ट अकबर के केस में ऐसा कहा गया है कि 1560 में जब बैरम हट गया तो अकबर को लगा मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। फिर महामागा की सरकार चली, लिटरली महामागा, उसका बेटा आदम खान, उनकी एक सरकार चलती, इतिहास में कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। ये लोग ने आके अकबर के ऊपर त्रास किया, तो अकबर ने कहा कि अब तुम्हारा भी बहुत हो गया, क्योंकि मुझे शासक के रूप में इंडिपेंडेंट काम करना है। कि अच्छा सीईओ यही होता है जो कोट अनकोट अपने बोर्ड को कहे कि आप मेरे बोर्ड में हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मुझे डे टू डे वर्किंग में बीच में मत आइए। तो ये सीईओ वर्सेस बोर्ड की भी मैटर हो गई थी सर, लेसन्स फ्रॉम मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में। इसी को आगे बढ़ा कि जो महम आगा का बदमाश बेटा था तो ये बदमाश बेटा सब पैसों की धांधली कर रहा था वगैरह, तो कई सालों तक ये अकबर ने सब काम को नज़रअंदाज किया। तुम कुछ भी नहीं, सिर्फ बैरम खान की उंगलियों पर नाचती एक कठपुतली थे। मत भूलो कि हमारी माँ तुम्हें वक्त वक्त सलाह मशवरा देती आ रही है। सर दो तीन कारण थे। अकबर पहले 3-4 साल तक, ऑलमोस्ट 1560 के 1556-60 के ट्रांजिशन में, जब वो नया नया शासक के रूप में था, तो उसको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि ही वोंट बी एबल टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन टिल द टाइम ही गेट्स द सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली। तो आदम खान की नज़रअंदाजी की गई है, बट ओनली अप टिल ब्रीफ टाइम। मालवा में लूट मार का बाजार गर्म किया, औरतों को बेआबरू किया। इनफैक्ट 1560 तक आते आते आदम खान बेसिकली महामागा के बेटे के रूप में बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गया। उसने मालवा के ऊपर अटैक किया और वहाँ पे कोहराम मचाया। तो अकबर को लगा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, तो उसको आगरा के किले से धकेल दिया जाता है। और एक नहीं, सिंघम पिक्चर की तरह 2-2 बार धकेला गया, क्योंकि हाइट थोड़ी कम थी। इसे उठाकर सर के बल जहां से नीचे फेंक दिया जाए। क्या वो मर गया? नहीं जा बना, अभी जान बाकी है। उसे ऊपर लाया जाए और दोबारा फेंका जाए। बट आदम खान के लिए अकबर ने न्याय दिया उसको कि भाई तेरी आवारगी और तेरी जिस प्रकार की हरकतें उसको मैं नहीं स्वीकारूंगा। सीईओ के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ऑब्वियस है कि यू कैन नॉट अपीज सर्टेन बैड एक्शंस दैट विल बी डाउनफॉल फॉर योर इंस्टीट्यूशन। तो अकबर ने ये बेसिकली राजा के रूप में करने की कोशिश की थी। खैर सर, आपने जस्टिफाई करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मम्मी की बात जो नहीं माने तो मैं तो उसे अच्छा बेटा नहीं मानूंगा। और इसी को आगे बढ़ाएं तो अकबर ना अच्छा बेटा बना ना अच्छा बाप बना, क्योंकि सलीम के साथ उसके रिश्ते खराब थे। अगर उसको हम हिस्ट्री में आगे ले जाएं तो गांधी जी के भी उनके बड़े बेटे हरीलाल के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। हरीलाल को सब दारू की और स्त्रियों के साथ नाजायज़ संबंधों की, जुए की, उधारी में पैसा लेने की सब खराब आदतें लग गई थी। तो बेटे के साथ एक तो रिश्ते खराब और बेटे की परवरिश पे ध्यान न देना, इसके बारे में आप इन ऐतिहासिक
व्यक्तियों को कैसे मूल्यांकन करते हैं? सर दो चीज़ हो जाएगी। पहले गांधी और अकबर को हम कंपेयर ना करें क्योंकि दोनों का टाइम फ्रेम अलग था, सर्कमस्टेंसेस अलग थे। अकबर के ऊपर कंटेक्चुअली बात कर देते हैं पहले। अकबर की कहानी ऐसी है कि अकबर के 3 संतान हैं। वैसे तो 5 संतान थे पर पहले 2 की मृत्यु हो गई बहुत ही यंग एज में, चाइल्ड बर्थ के समय पे ही, मतलब आईएमआर हो गए थे। 3 रह गए, मुराद, दनियाल और सलीम। सलीम जो जहांगीर के रूप में बन के आया। सलीम सबसे बड़ा था इन 3 भाइयों में से। इनफैक्ट बाकी के 2 थे, मुराद और दनियाल। इन दोनों की भी डिबॉचरी और बाकी जो लिकर और जो दारूबाजी में उनकी जीवन खराब हो गई। सलीम के साथ भी यही रहा था। मुख्यतः मल्टीपल रीज़न से उस दौर के अंदर। एक तो विल सी कि अकबर वॉज बिजी इन हिज कॉन्क्वेस्ट, वो साम्राज्य बनाने में लगा पड़ा है। उस टाइम पे पेरेंटिंग के जो वैल्यू सिस्टम थे वैसे शायद नहीं हुआ होंगे। तीसरी कहानी ये भी है कि सलीम के ऊपर ध्यान नहीं रखा गया, तो सलीम को मनसबदार बना के या काइंड ऑफ गवर्नर बना के इलाहाबाद की तरफ भेज दिया गया कि भाई तू जाके वहाँ पे शासन करना। पर ये सलीम ही था जिसने अकबर के खास नवरत्न अबू फजल का भी कत्ल कर दिया विद्रोह के रूप में। तो ये चीज़ के ऊपर ज़रूर से कह सकते हैं कि मुग़ल बादशाह के रूप में अकबर अपने बेटों के साथ संबंध खराब रखे। इसके पीछे का कारण मुग़ल प्राइमोजेनेचर पॉलिसी भी रही है कि जो नॉर्मली थी ही नहीं। सामान्यतः जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र या एल्डर सन को सत्ता दी जाती है, ये मुग़लों के अंदर नहीं हुआ करता। तो बेटे हमेशा बाप का साम्राज्य हड़पने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट सलीम ने इसके कारण विद्रोह भी किया था। यही चीज़ औरंगज़ेब के कार्यकाल में भी होती है, शाहजहाँ के कार्यकाल में भी रही। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि जहाँ इसके संबंध ठीक नहीं रहे। अब ये कॉन्टेक्स्ट में आज के मॉडर्न डे अगर हम लोग कोई सीईओ के साथ कंपेयर कर दें, तो हमें बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के सीईओ मिलते हैं जो अपने फैमिली को उतना ही टाइम देते रहे हैं, पर वो तो टाइम अलग था। सेकेंडली गांधी जी के साथ ऐसा रहा कि गांधी भी अपना जीवन जो है वो राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं, और शायद इसी का ही परिणाम था कि उनके संतानों के ऊपर जो वैल्यूज़ गांधी की खुद की होनी चाहिए वो इम्पैक्टफुल नहीं हो पाई। तो इसी का ही कारण था कि हरीलाल और बाकी जो संतान थे उनके कंटेक्स्ट में तो गांधी की एक आलोचना भी है कि एक फादर के रूप में उनकी फेलियर रही है, पर राष्ट्रपिता के रूप में उनको रिस्पेक्ट कभी भी मिलती है। जी सर। आगे हम अकबर की टैक्सेशन पॉलिसी की बात करें तो वो करीब 1556 में राजा बना और 1564 में ये हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाता था उसको बंद किया। तो 8 साल तक तो हिंदुओं को ये टैक्स भरना पड़ा। तो ये इतना भी मतलब सेक्युलर या ग्रेट सीईओ नहीं बोल सकते। अगर इस शहंशाह को लोगों की भलाई की इतनी फिक्र है तो तीर्थ यात्रा महसूल क्यों नहीं हटा देता? सर 2-3 मुख्य कारण थे अकबर के कंटेक्स्ट में, क्योंकि वो जजिया अबॉलिश करता है। उसमें इमीडिएटली नहीं कर पाया। एक तो पहला तो मैंने बताया कि शासक के रूप में अगर हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखूं मैं, तो वो नया-नया था, कंसोलिडेशन में उसको दिक्कतें आ रही थी। मैंने कहा कि उसको फैमिली के साथ टसल चल रही है, बैरम खान की टसल चल रही है। उस टाइम पे भारत में विदेशी आक्रमण उज़्बेकों का हो रहा था सेंट्रल एशिया से। उसके भाई, सगे भाई ने भी विद्रोह किया था। तो उन सब से उसको सेटल करना था, पहली बात। सेकेंडली अकबर के जजिया हटाने के पीछे का कारण उसका धार्मिक आउटलुक किसी ने बदला तो राजपूतों के कारण, क्योंकि 1561 के बाद अकबर ने राजपूतों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। आप समझने की कोशिश करें, भारमल जैसे राजा जो आमेर जयपुर अंबर घराने से बिलोंग करते थे, उनके साथ अलायंसेस हुए, टाइज हुए। उसके बाद राजपूतों ने उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया है। 1560s तक आते-आते हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अकबर थोड़ा कंसोलिडेट कर देता है, और शायद राजपूतों की नीति, हिंदुओं के साथ उसके ज़्यादा उठक-बैठक होना और इन सब के परिणामवश उसने हटाया। और इसीलिए हमने आज से तीर्थ यात्रा महसूल हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया है। आप देखिए कि इसको लेट कंटेक्स्ट में देखा जा सकता है, पर आपको अकबर की परिस्थिति समझनी पड़ेगी कि शासक के रूप में जब वो बैठा था तब इनिशियली 6-7 साल तो उसके लिए बहुत भारी थे, शायद वो टिक भी ना पाता लॉन्ग टाइम तक। तो लेट हटाया है नो डाउट, बट हटाने के बाद उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें हम ये कह सकते हैं कि राजपूत पॉलिसी और राजपूतों का इन्फ्लुएंस बहुत प्रभुत्व के रूप में रहा है। इसको मैं आगे ले जाऊं तो ये औरंगज़ेब 1658 में राजा बना। उस वक़्त जजिया नहीं होगा और बाद में 1679 में जजिया कर वापस लागू किया। इसका मतलब कि 21 साल तक तो हिंदुओं पर ये टैक्स नहीं था, यानी कि वो एक धर्म सहिष्णु राजा नहीं था। तो क्या सर औरंगज़ेब के केस में सर दाजमात सरकार ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। सर की उपाधि उनको अंग्रेज़ों के द्वारा मिलती, इतने ऑथोरिटिव हिस्टोरियन थे। उनके द्वारा किताब लिखी गई औरंगज़ेब इट इस टाइम्स, और बेसिकली औरंगज़ेब के पीरियड के समय के ऊपर, जहाँ जादूनाथ सरकार बताते हैं कि औरंगज़ेब की धार्मिक नीति पहले दिन से ही क्लियर थी। जिस तरह से क्लियर थी क्योंकि उसने अपने भाइयों का जिस तरह से कत्ल किया है, अपने बाप को जिस तरह से जेल में डाला है, जिस तरह से रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स नीति सुन्नी इस्लाम को फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा था। प्रॉब्लम ये था कि औरंगज़ेब इनिशियली कंसोलिडेशन में थोड़ा कमज़ोर था।
उसको भारत के अंदर जो हिंदूज थे, राजपूत थे, उन सब की मदद चाहिए थी साम्राज्य विस्तरण करने में। दक्खन की नीति हो या नॉर्थ वेस्ट के ऊपर हो, ईस्ट में आसाम के ऊपर साम्राज्य विस्तरण करना हो, उसको ये चीज़ भी पता थी कि इमीडिएटली अगर वो असहिष्णुता दिखाएगा तो शायद उसके सामने विद्रोह होने की शक्यता है। तो औरंगज़ेब बिकॉज़ वो लेट करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नीति सेक्युलर रही है पहले 20 साल तक और उसके बाद अचानक से ही वो रेडिकल बन जाता है, ऑर्थोडॉक्स बन जाता है। रियलिटी कुछ और थी सर, हम तारीखों के कॉन्टेक्स्ट से ना देखेंगे तो ठीक रहेगा सर। फिर ये अकबर ने कुछ नई राजधानी बनाई फतेहपुर सीकरी, लेकिन फिर पता चला उधर तो पानी की किल्लत है और दिल्ली के अंदर कुछ और बगावतें हो रही है, तो वापस अंडू किया डिसीजन को और उधर चले गए। मेरा ये कहना है तो भाई इससे पहले भी जो प्रयोग किया था, ये तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद जाके वापस आए, तो इतिहास से सबक क्यों नहीं लिया? ये तो ग्रेट सीईओ की निशानी नहीं है। सर बहुत बार ऐसा होता है कि कॉरपोरेट डिसीजंस ले लिए जाते हैं आप एक्सपांशन के बैकग्राउंड के अंदर। अकबर के केस में ऐसा कुछ रहा है क्योंकि उसने आगरा से फतेहपुर बनाया। फतेहपुर एक्चुअली आगरा से ज़्यादा दूर नहीं बनाया था। इंटेंशन उसका ये था कि वो एक नए सिटी की स्थापना करे, क्योंकि आगरा यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द लोधीस, है ना, सिकंदर लोधी के द्वारा बना। फिर बाबर, हुमायूं भी वहाँ से थोड़े समय तक शासन करते रहे। खैर हुमायूं ने दिल्ली में भी एक फोर्ट बनाने की कोशिश की थी, दिनपना। अकबर का कार्यकाल में ऐसा रहा कि अकबर 1575 में सीकरी की तरफ जब गया और फतेहपुर की स्थापना की, वो उसके साम्राज्य निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है, पहली बात। हिस्ट्री में दिल्ली से दौलताबाद जाना बहुत ही अलग था क्योंकि वो हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंस था। यहाँ वी विल सी कि अकबर इमीडिएटली वो रिमूव नहीं करता है। मतलब 1575 के बाद अगर मैं आप मोटे-मोटे तौर के ऊपर हिस्ट्री कहूँ, तो तकरीबन 10 साल तक फतेहपुर सीकरी से वो शासन चलाता रहा। वहाँ से उसने दीवान आम, दीवान खास, जोधाबाई का पैलेस से लेके और उसके और भी मॉन्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, हिरन मीनार एंड अदर प्लेसेस एज वेल। थर्ड, अकबर वॉज वेरी स्मार्ट गाय, तो उसने फतेहपुर सीकरी में भी अपना कंसोलिडेशन नहीं रखा। उसने फिर लाहौर में अपना कैपिटल शिफ्ट किया था 1580 के बाद। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था। तो हिज शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल्स वॉज विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्सपांशन। जहाँ जैसी ऐसी ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ पे अपना किले और कारोबार को लेके गया, साम्राज्य को कंसोलिडेट करने के पॉइंट ऑफ से, सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ से। तो उस कंटेक्स्ट में अकबर के कंपैरिजन हम नहीं कर सकते विद मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि दौलताबाद लेके जाना उसकी साम्राज्य दक्खन में लेके जाने के कारण था, बट ही कुड नॉट कैलकुलेट एंड एंटिसिपेट कि व्हाट विल द चैलेंजेस। वो अकबर को नहीं हुए, क्योंकि अगर अकबर यही गलती फतेहपुर और लाहौर में कर दिया होता तो इमीडिएटली वो वापस रीशिफ्ट कर देता। अकबर ने वो रीशिफ्ट नहीं किए सर। आप देखिए, दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली पूरे 2 साल का प्रोजेक्ट था। 2 साल में ही अंडू हो गया है। 1325-27 के आसपास का ये पीरियड है और 27 में तो वापस दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। वो चीज़ अकबर के केस में हमें नहीं मिलती। खैर सर, तो आपने तो डिफेंड किया कि वो राजधानी बदली नहीं बदली, लेकिन मेरा तो फिर भी अभी ये कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक की ये जो निर्णय से सीख ली होती, इतिहास पढ़ा होता, तो गलतियों से बच सकता था। लेकिन खैर इतिहास वो पढ़ेगा भी कैसे, वो एक अनपढ़ था। और मेरी ज़्यादा शिकायत इस बात से है कि राजा है तो वो तो ट्यूटर रख सकता है ना, तो दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, मैं पूरी ज़िंदगी अनपढ़ ही रहूँगा। दरअसल हम पढ़ लिख नहीं सकते। सर 2-3 चीज़ें हैं। देखो सर, एक अनपढ़ होने में मतलब गुजराती में कहावत है कि भणेलो नहीं पण गणेलो छे। अकबर के केस में ऐसा कहा जाता है कि एक लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि ही वॉज वेरी मच क्लियर कि व्हाट ही वांटेड टू डू विथ हिज स्टेट। जंग और तीर तलवार ने हमें कलम किताब तक पहुंचने ही नहीं दिया। एंड बिकॉज वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो सुनना बहुत अच्छी तरह से जानता था। अकबर के कोर्ट के बारे में विदेशी वृतांतकार उसके बारे में लिखते हैं। अकबर ने इबादत खाने नाम की एक संस्था की स्थापना की थी और 2 क्रिश्चियन पादरी उसमें आए थे। उसमें एक थे एक्वावी और दूसरे थे मॉन्सरेट। मॉन्सरेट स्पेनिश पादरी थे, पोर्चुगीज स्पेनिश ओरिजिन से, और उन्होंने लिखा है क्रिश्चियन मिशनरी होने के नाते कि अकबर बहुत सुनता था और सबकी बातें कान में लगा लगा के सुन के उसके बाद डिसीजन लेता था। शायद वो पढ़ा लिखा नहीं था, बट उसने अपने कोर्ट के अंदर ऐसे स्कॉलर्स को इनवाइट किया था। आप देखिए कि इबादत खाने के अंदर रिलीजियस फंक्शनरीज को इनवाइट करना हो, क्रिश्चियन पादरी, हिंदू कम्युनिटी से पुरुषोत्तम दास जी हो, या जैनियों से हरि विजय, जिन्होंने अकबर को अनेकांतवाद के बारे में बताया। आप पारसी से वो मिलते हैं, महर्षि दस्तूर राणा से, एक पारसी संत थे, और उनसे अकबर ने सन वर्शिप के बारे में, फायर वर्शिप के, तो उसके रिलीजियस आउटलुक को पूरी तरह से बदल दिया। आप वो भी आगे सोच लीजिए, आप टोडरमल की कहानी देखिए, जो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने सूरी एडमिनिस्ट्रेशन के एक ब्यूरोक्रेट को अपने यहाँ लगाया। सामान्यतः हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि सरकार बदल जाती है तो आईएएसओ की ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सब हो जाता है, और पुराने आईएएस को नहीं रखा जाता है जो पुरानी सरकार में रहते हैं, जो अभी इमीडिएटली एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया, राइट, या उनको कहीं और शंटिंग कर दिया जाएगा।
अकबर के केस में उसने ये नहीं रखा, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके बावजूद भी उसको पता था कि इंसानों की कीमत क्या है। तो वो टोडरमल को अपने यहाँ रिक्रूट करता है, वो कहता है कि तुम मेरे फाइनेंस मिनिस्टर बनो, मेरे लिए रेवेन्यू का ऑगमेंट करके दो। और टोडरमल ही था जिसने सूरी के समय की जब्ती सिस्टम को लागू किया। अब महेश दास का एग्जाम्पल ले लिए सर, अब बिरबल का एग्जाम्पल। तो ऐसे ऐसे लोगों को उसने रखा है जो पढ़ना लिखना गिनना और अपनी चतुराई से शासन चलाने में अकबर को हेल्प करते गए। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इनफैक्ट सर इसके लिए पब्लिक सर्विसेज में भी ये कहा जाता है, खास करके पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, कि बहुत बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेताजी नेताजी बहुत पढ़े लिखे हो, है ना, ओवर एजुकेटेड हो। तो ज़रूरी नहीं है, नेता अगर बैर मिनिमम है पर उसको मुद्दों की समझ है तो अच्छी तरह से शासन एटलीस्ट चला पाएगा। खैर आज के तारीख में हमारा ये मानना है कि भाई एजुकेशन अनिवार्य है, तो अनपढ़ नेता तो हम नहीं स्वीकारेंगे, बट इतना भी नहीं है कि हाई फाई डिग्री होना चाहिए। जी सर। ठीक है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं तो सहमत नहीं हूँ। एक तरफ आप प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह देख लो और सामने आप देख लो एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर एक सीएम थे, फिर वो गए उनकी वाइफ को बना दिया। खैर पढ़ना लिखना तो चाहिए, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर डेफिनेटली, वो तो मैं उसके बिना आज के तारीख में कोई मतलब वो है नहीं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी सीईओ के पद के ऊपर कोई ऐसे थोड़ी बैठ पाएगा। यस सर। अंग्रेजी में एक शब्द है नार्सिसिस्ट, मतलब आत्ममुग्ध, कि यूनिवर्स इज, मैं उसका केंद्र बिंदु हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। अब ये अकबर ने अपना एक अलग धर्म बनाने की कोशिश की, दीन इलाही। तो भाई या तो आप हिंदुइज़्म मानो, इस्लाम मानो, क्रिश्चियन धर्म मानो, खुद का धर्म बनाना मतलब आप ये सोचते हैं कि आप दूसरों से भी ज़्यादा ज्ञानी हैं और आपको एक नया, तो ये तो नार्सिसिस्ट की निशानी है, ये कोई ग्रेट सीईओ नहीं है। सर ये अकबर की बहुत ही मतलब हेल्दी क्रिटिसिज्म का पार्ट है और इसको काफ़ी लोगों ने इतिहास में भी आलोचना के रूप में लिया है। दिन इलाही अकबर का एक मॉन्यूमेंटल फॉली था, काफ़ी लोगों ने माना है। इनफैक्ट इसमें बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। आप ये फोटोग्राफ देख पा रहे हो हमारे पीछे, उसमें जो है जो काले कलर के कपड़े पहन के जो बैठे हुए हैं वो एक्वावी और मॉन्सेरेट थे, जिनकी बात मैं अभी कर रहा था। ये पेंटिंग है अकबर के समय का बन के आया था। खैर मुद्दे की बात यह है कि अकबर दिन इलाही बनाता है, उसके पीछे का कारण आप देखिए। तो उसको नार्सिसिस्ट कहना क्यों? क्योंकि उसने खाली एक नए धर्म की स्थापना की। या उसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अशोक ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी, धम्म को प्रोपोगेट किया था अशोक ने, और धम्म के थ्रू वो लोगों को ज्वाइन करना चाहता था। दिन इलाही में भी अकबर कह रहा था कि भाई मैं अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, एथनिसिटी के लोग हैं, उन सबको एक सोशियो कल्चरल फोल्ड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट मेरा प्रभाव उनके ऊपर रहे और सोसाइटी में फ्रिक्शन ना हो। खैर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। नार्सिसिज्म उसकी बहुत हेल्दी मतलब आलोचना है, क्योंकि इससे भी आपको ज़्यादा आलोचना करते हुए ऑथर्स मिल जाएंगे। इसके पीछे का एक कारण है कि अकबर दिन्हे इलाही बना के प्रैक्टिसेस क्या करवाता है आप देखिए। तो अकबर कहता था अपने फॉलोअर्स को, आपको मेरा पोर्ट्रेट रखना है अपने घर में या अपने ऑफिस में या जो भी जहाँ से तुम कार्य कर रहे हो, और वहाँ पे आपको जब भी एक दूसरे को मिलोगे तो आपको ग्रीट करना है जलाल हूँ, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम हुआ करता था। तो ये सच्ची में एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है मैं अपना फेवरेट हूँ, उसकी खासियत है। पर दिन्हे लाने का इंटेंशन ये था कि वो सूले कूल करने की कोशिश कर रहा था, पीस फॉर क्या होता है, हमने जलालू 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 करके उसको पीपल हैव टू ग्रीट ईच एंड एवरी वन अराउंड। तो अबू फजल जो अकबर का खास था, मतलब नवरत्न था, बिरबल उसका खास था। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार अकबर ने बिरबल को कहा, महेश दास को, कि तुम इसको ज्वाइन करो। मानसिंह को कहा कि तुम उसको ज्वाइन करो। मानसिंह उसके खास मनसबदार थे। मानसिंह ने कहा कि राजा अकबर दोस्ती बनी रहे, पर इस चीज़ के लिए हमें मजबूर मत कीजिएगा वरना तलवार निकल जाएगी म्यान में से। तो कहने की बात ये है कि ये आलोचना अकबर की बहुत जायज़ है, क्योंकि ये मॉन्यूमेंटल फॉली था। खैर कुछ इतिहासकार इसको ग्लोरीफाई करते हैं कि वो सूले कुल पीस फॉर ऑल लाने की कोशिश कर रहा था, पर वो खुद को ही क्या कहते हैं कि उसकी जो एक्शंस थी, नो वन वॉज एबल टू कन्विंस। इनफैक्ट गिने चुने 25-50 लोग उसके कोर्ट में ज्वाइन किए होंगे। अगर ये बहुत ही बड़ा संप्रदाय के रूप में होता तो हज़ारों लोग, लाखों लोग इसके फॉलोअर के रूप में भी रहते। मैंने एक किताब कोई पढ़ी थी, महाराजा, वो किसी उन्होंने लिखी थी, दीवान ने, पटियाला के या किसी ने। उसमें उनके भी कोई एक राजा का वो किस्सा बताते हैं कि राजा धीरे धीरे जब बूढ़ा हो रहा है, उसकी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं, तो उसे लगा कि मैं इन सब लोगों को कैसे कंट्रोल में रखूं। तो फिर अपने को थोड़ा और एक स्टेप और ऊपर चढ़ा के ऐसा कोई मसीहा भगवान स्थापित डिवाइन ओरिजिन के रूप में अपने आप को ये कहना। कुछ कोशिश मुझे तो दिखती है। दैवता के रूप में ये हर एक राजा करता है। जैसे बलबन ने आके कह दिया मैं जिले इलाही हूँ। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा था कि मैं खुद प्रोफेसी के रूप में अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर कर दूंगा। तो ऐसे बहुत सारी मॉन्यूमेंटल फॉलीज किया है बहुत राजाओं के द्वारा। यस सर। आगे मैंने एक किताब पढ़ी थी, डॉटर्स ऑफ द सन। अब इसमें
ये जो मुग़ल घराने की जो महिलाएं हैं उनके बारे में बातें लिखी गई हैं। एक ऐसा ज़िक्र है कि ये अकबर की पत्नी हरकाबाई, या जिनका नाम था मरियम उज़ ज़मानी, वो हज पढ़ने के लिए जाती है। तो सूरत या जो भी बंदरगाह से निकली तो पोर्टुगीज़ जो पायरेट्स था उनका आतंक मचा था और उनको ये टैक्स भरना पड़ता था। कारताज गुंडा टैक्स भर रहे थे और उसके बाद भी उनका ये जो जहाज़ है कुछ कैप्चर करने की कोशिश वगैरह। अब मैं उसको थोड़ा और सोचने बैठा तो शायद अकबर ने कभी ये समंदर देखा नहीं था, या उसको लगता था नेवल पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जो हमने पिछली स्लाइड में बात की, नार्सिसिस्ट था। और इसी के चलते नेवी पावर को इग्नोर किया और भारत में बाद में जो अंग्रेज़ और पोर्टुगीज़ और फ्रांसीसी सब लोग आए, उसका भी ये कारण है कि उसने नेवल पावर को इग्नोर किया। सर ये डेफिनेटली एक सीईओ के पॉइंट ऑफ से उसका फेलियर कह सकते हैं। ये मतलब वैसी बात है कि आप एक ब्रिक एंड मॉर्टर का स्टोर लेके बैठे थे और सीईओ के रूप में आपको पता था कि भविष्य में ऐसी कंपटीशन आएगी जो ऑनलाइन की तरफ जाएगी, तो आपको ऑनलाइन अपनी एक ब्रांच खोलनी चाहिए थी जो आप नहीं खोल पाए और ऑनलाइन बिजनेस ने टेक ओवर कर दिया आपकी ऑफलाइन स्टोर को। सेम कहानी मुगलों के साथ भी हुई। अकबर एक शासक के रूप में लैंड ओरिएंटेड राजा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जो भी इन्वेजन होता है सेंट्रल एशिया से होता है, नॉर्थ वेस्ट के थ्रू आता है, क्योंकि वो खुद भी मुगल वहाँ से ही आए थे। भारत की ट्रेडिशनली नीति ही ऐसी रही थी अप टिल द 18th एंड द 19th सेंचुरीज, जहाँ हम लोग हमेशा इंडिया की थ्रेट वेस्टर्न बॉर्डर से, नॉर्थ वेस्ट से या बाकी सारे लैंड बॉर्डर से एक्सपेक्ट करते थे। अकबर के केस में ऐसा रहा कि अकबर ने पहली बार समुंदरी गुजरात में आके देखा 1568 के बाद, तो सूरत के पास। तब तक तो पोर्चुगीज कंसोलिडेट कर चुके हैं ये पोजीशंस को। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अकबर की मृत्यु हुई एंड देन विल सी कि जहांगीर, शाहजहां, इनके द्वारा भी नेवी को इग्नोर किया गया। नेवी के कंटेक्स्ट में हम लोग मर्चेंट नेवी नहीं पर मिलिट्री गन बोट्स की बात कर रहे हैं, जिसका उपयोग किया जाता था बाय द पोर्चुगीज टू डिफीट द अदर पीपल अराउंड। इनफैक्ट पुर्तगाली करताज लेते थे, बे ऑफ बंगाल से लेना शुरू किया, गुजरात और बाकी सारे अरेबियन सी से लेने की कोशिश कर रहे थे। ये अकबर की आलोचना है, ये पूरे मुगलों की आलोचना है। तो इसमें खाली अकबर अकेला दोषी नहीं है। द रीजन्स, क्योंकि अकबर के समय पे तो खाली पुर्तगाल ही थे, बट देन यू सी द ब्रिटिश केम, द फ्रेंच केम, द डच केम, द डेनिश केम, ऑल वर डोमिनेटिंग इन द कोस्टल एरियाज एंड वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेसेस ऑफ द मुगल रूलर वाज नॉट हैव डेवलपिंग नेवी। शायद तक उस पीरियड में वो समय की मतलब मैं कह सकता हूँ कि मांग को नहीं भाप पाए। They could not gauge what was the need of the time of that time. And precisely the India 18th century तक आते आते फिर एक कॉलोनियल पावर के अंदर, ब्रिटिश के अंडर आ गया। उसके पीछे नेवी का ना होना एक बहुत बड़ा रीज़न था। सर आखिर में मेरा ये मानना है कि अकबर से भी ज़्यादा दमदार सम्राट भारत में हो चुके हैं इतिहास में, लेकिन ये अकबर को क्योंकि इतिहासकारों द्वारा और बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों द्वारा जो मतलब ग्लैमराइज किया, ग्लोरीफाई किया गया, उसी को दिखाया गया, उसी की चर्चा हुई, वरना इससे भी बेहतर राजा भारत में हो चुके हैं। तो ये मतलब कोई ये ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट तो नहीं बोल सकते। सर ये बात के ऊपर एक्चुअली इतिहास लेखन का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ एम्पायर सेंट्रिक हिस्ट्री लिखी गई है और ये लिखने की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश के द्वारा, जो बेसिकली इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, मिडीवल एरा को मुस्लिम पीरियड। अकबर के केस में इस तरह से उन्होंने हाईलाइट करके ग्लोरीफाई कराया कि बहुत ही ग्रेट किंग के रूप में था। वी ए स्मिथ इनमें से एक था जिसने अकबर द ग्रेट इस तरह से टाइटल्स के साथ जोड़ा है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये हिस्टोग्राफी का जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये आज़ादी के बाद भी हमारे यहाँ चलता आया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अकबर को हम लोग ग्रेट बताएं, प्रॉब्लम ये है कि हम भारतीय राजाओं के, दूसरे राजाओं के वृतांत के बारे में, उनके बारे में जो नॉलेज होना चाहिए हम लोग कम पास नहीं कर पाए। उसके पीछे के मुख्य कारण ये है कि अकबर के कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है जो कंटेम्प्रेरी राजाओं के कार्यकाल में उतनी नहीं लिखी गई। लिखी गई होगी तो भी अटैक्स, इन्वेजन्स, पॉलिटिकल स्ट्रगल और जब डोमिनेशन हुआ तो जो पराजित राजा होता है उसका इतिहास मिटा दिया जाता है, जो सामान्य उस पीरियड का एक दौर हुआ करता था। हमें इसे सीख लेने की आवश्यकता है कि भारत के जैसे राजा कृष्णदेव राय के बारे में हम पढ़ते हैं, या आप मिडीवल एरा से ही देखने की कोशिश करोगे राणा कुंभा के बारे में, राणा प्रताप के बारे में, तो उन सब के बारे में भी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य है, चोला साम्राज्य है, तो ऐसे बहुत शासक आपको मिल जाएंगे। पर खैर अकबर का कार्यकाल में इस तरह से भी आपको मिलता है क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो ऑब्वियस है, और उसमें लेखन भी ज़्यादा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के कारण उसकी तरफ हिस्ट्री टिल्टेड है। उसका मतलब ये नहीं कि भारत में राजा बेहतर नहीं हुए, उनकी नीति अकबर से भी ज़्यादा इफेक्टिव रही है। कभी समय मिला तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और राजाओं के साथ कंपेयर करेंगे। अशोक के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अशोक एक राजा के रूप में कैसा कार्य करता है। खैर सर, आपकी ये सारी बातों के बावजूद भी मैं तो खास सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक नई प्रेरणा मिली है। मुझे भी अपना एक नया धर्म स्थापित करना है, डीने मृणाली, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अंगीकार करो।
सर इस प्रकार के धर्म संकट में ना डालिए, बट हमारी दोस्ती बनी रहे। मैं आपको और कोई काम होगा वीडियो के लिए तो मुझे ज़रूर से बुलाना। बाकी सर हाथ जोड़ के नमन करता हूँ आपको। चलिए तो जलालू जलालू, बाय बाय। बाकी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ऑफर भी है, उसका लाभ उठा सकते हैं। जो लोगों ने मेंस एग्जाम पास किया और अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अनअकैडमी का फ्री इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है लास्ट माइल, उसको भी आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।